नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक आपका स्वागत करता हूँ इस सेशन में। आज हम देखने जा रहे हैं नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985, जिसको हम स्वापक औषधियाँ और मनप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के नाम से भी जानते हैं। क्या है नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस, हम देखेंगे। बाद में इसमें जो भी सीज करने की प्रोसीजर होती है एंड एज वेल एज ऑफेंसेस पेनल्टीज़ क्या होते हैं, ये भी हम आज देखने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है जो भी प्रोविजंस है एक्ट के, तो उस प्रोविजंस के हिसाब से कंट्रोल और रेगुलेशन करना। एनडीपीएस जो भी सब्सटेंसेस होंगे उनका, एनडीपीएस यानी नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस। सिमिलरली जो रेड पड़ती है ड्रग्स इलीगल तरीके से उसको यूज़ किया जाता है, उसको फोरफिट करना, सीजर करना, उसके रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टी है ड्यूरिंग इलिसिट ट्रैफिक ऑफ द नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस। सिमिलरली इसका ऑब्जेक्टिव ये भी है कि जो इंटरनेशनल कन्वेंशन के तहत अलग अलग रिकमेंडेशंस होंगे, गाइडलाइंस होंगी, उसको इशू करके उसको इम्प्लीमेंट करना इंडिया में। एंड सिमिलरली अदर जो भी मैटर्स होंगे इस एक्ट के अंदर वो किए जाते हैं एनडीपीएस एक्ट के तहत। नारकोटिक ड्रग्स क्या होते हैं? नारकोटिक ड्रग मीन्स कोका लीफ, कैनाबिस हेम, ओपियम, पॉपी स्ट्रॉ एंड इंक्लूड्स मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंसेस। नारकोटिक ड्रग के डेफिनेशन में चार इम्पॉर्टेंट नाम आए। एक है कोका लीफ, दूसरा है कैनाबिस, ओपियम एंड पॉपी स्ट्रॉ। लेकिन इसके साथ ही दूसरा एक वर्ड आया मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स। तो मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स क्या होते हैं? तो ऑल कोका डेरिवेटिव्स, मेडिसिनल कैनाबिस, ओपियम डेरिवेटिव्स, पॉपी स्ट्रॉ, कॉन्सेंट्रेट, so that is included in the manufactured drug which are derived from the narcotic drug. Along with that, the narcotic substance or preparation which the central government may having regard to available information as to its nature or to decision, if any under international convention, they can publish that into the official gazette and declare as manufactured drug. साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? तो जो भी नेचुरल या सिंथेटिक सब्सटेंसेस हो, या नेचुरल मटेरियल हो कोई भी, या साल्ट हो, या उन जो प्रिपरेशन का जो सब्सटेंसेस और मटेरियल्स जिसकी लिस्ट इस एक्ट में मेंशन किए, वो सभी ड्रग्स उसमें आते हैं। तो इसमें फॉर एग्जांपल आता है बेंजोडाइजेपिन कैटेगरी के डायजेपाम, क्लोनाजेपाम, फिनोबार्बिटोन, बार्बिटूरेट कैटेगरी से। दीज आर साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस। नेक्स्ट है कैनाबिस या हेम्प, उसको कहते हैं। तो चरस इसमें आता है। दैट इज सेपरेटेड रेजिन इन व्हाट एवर फॉर्म, वेदर इन क्रूड और प्यूरिफाइड फॉर्म, obtained from cannabis plant, also includes concentrated preparation and resin known as hashish oil और liquid hashish। गांजा जो होता है, जो फ्लावरिंग टॉप्स और फ्रूटिंग टॉप्स होते हैं कैनाबिस प्लांट के, एक्सक्लूडिंग सीड्स, लीव्स, व्हेन accompanied by tops, by whether whatever the name may be known or designated, या उसका कोई भी मिक्सचर with or without neutral material of any of the above forms of cannabis or any drink prepared therefrom। तो बेसिक डिफरेंस क्या है गांजा और चरस में? ये दोनों मिलते हैं कैनाबिस या हेम्प प्लांट से। गांजा जो है फ्लावरिंग या फ्रूटिंग ड्रॉप्स होते हैं कैनाबिस के, और चरस जो होता है उससे जो रेजिन मिलता है, सेमी सॉलिड मटेरियल जो होता है, उसको हशीश ऑयल या लिक्विड हशीश के नाम से हम जानते हैं, उसी को हम चरस भी कहते हैं। इज फॉलोइंग सब्सटेंस इज डीम्ड टू बी नार्कोटिक ड्रग, अ प्रिपरेशन कंटेनिंग 0.0005% ऑफ चरस। ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन पेपर में। आंसर इज यस, एज जो डेफिनेशन है चरस की दी हुई
उसमें कहीं पे भी परसेंटेज मेंशन नहीं है। हमने जो देखा लास्ट स्लाइड में वही यहाँ पे आपको रिपीट दिया है। ओके, डिफाइन ओपियम। तो ओपियम जो होता है, इट इज़ कोएगुलेटेड जूस ऑफ ओपियम पॉपी which is obtained from the papaver somniferum and other allied species. Any mixture with or without neutral materials of coagulated juice of opium poppy. तो इसका जो भी जूस होगा इसको न्यूट्रल मटेरियल के साथ जो व्हीकल के तौर पे यूज़ होगा वो मिक्सचर भी उसमें कंसिडर्ड है, बट इट डज नॉट इंक्लूड एनी प्रिपरेशन कंटेनिंग नॉट मोर देन 0.2% ऑफ मॉर्फिन। तो मॉर्फिन जो है दैट इज़ द नार्कोटिक एनाल्जेसिक यूज्ड इन द सीवियर क्रॉनिक पेन। जैसे कि कैंसर का पेन होता है तो उसमें वो यूज़ होता है मॉर्फिन, या ऑब्टेन होता है ओपियम पॉपी से। नेक्स्ट है पॉपी स्ट्रॉ एंड एडिक्ट। इन दोनों की डेफिनेशन, जो ओपियम होता है उससे जो भी रेजिनस मटेरियल जब निकाला जाता है, बाकी जो बचता है स्ट्रॉ जो क्रूड मटेरियल होता है, तो उसको कहते हैं पॉपी स्ट्रॉ। पॉपी स्ट्रॉ मीन्स ऑल पार्ट्स एक्सेप्ट द सीड ऑफ ओपियम पॉपी आफ्टर हार्वेस्टिंग, वेदर in their original form or cut, crushed or powdered, and whether or not juice has been extracted therefrom. तो इसको कहते हैं पॉपी स्ट्रॉ। एडिक्ट, इस एक्ट के अंदर जो डेफिनेशन दी गई एडिक्ट की, a person who has dependence on any narcotic drug or psychotropic substances, that means the addict person जिसको डिपेंडेंस है नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस पे। नेक्स्ट है कोका लीफ। कोका लीफ जो होता है, सो दैट इंक्लूड्स द लीफ ऑब्वियसली फ्रॉम द कोका प्लांट, इरिथ्रोजाइलन कोका। लेकिन इसमें जो एक्सट्रैक्टेड लीफ होगी उस जिससे इकगोनिन, कोकेन या अदर जो इकगोनिन अल्कोलाइड्स है वो रिमूव किए गए, तो वो इसमें इंक्लूड नहीं होता है। Any mixture thereof with or without neutral material but does not include preparation containing not more than 0.1% of cocaine. So हम अगर देखते हैं ये सेकंड सेंटेंस जो है सिमिलर रिपीट आता है, एनी मिक्सचर thereof with or without neutral material। तो न्यूट्रल मटेरियल यानी व्हीकल जो होता है रेजिन को ट्रांसफ़र करने के लिए या देने के लिए, पैकेज करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो हियर पॉइंट टू बी नोटेड इज 0.1% ऑफ कोकेन, इससे ज़्यादा उस प्रिपरेशन में नहीं होता है, दैट इज़ कोका लीफ। नेक्स्ट एक वर्ड आया था इलिसिट ट्रैफिक। इलिसिट ट्रैफिक यानी कल्टीवेशन ऑफ एनी कोका प्लांट, गैदरिंग एनी पोर्शन ऑफ कोका प्लांट, cultivating opium poppy or cannabis plant. So basically cultivation collection of coca plant, opium poppy, cannabis plant, that is included in the illicit traffic. Along with that it also includes कोई भी एक्टिविटी, ये जो तीन चीज़ें हैं कोका, ओपियम और कैनाबिस प्लांट, इनके रिलेटेड प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, पोजेशन, सेल, परचेज, ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग, कंसीलमेंट, यूज़ और कंजम्पशन, import interstate, export interstate, import into India, export from India, or transshipment of NDPS substances. So everything is included in the illicit traffic. कोई भी एक्टिविटी रिलेटेड टू दिस, या इसके रिलेटेड डीलिंग करना, या आपका प्रीमाइसेस, आपकी जो भी लैंड है इस पर्पज़ के लिए हैंडलिंग के लिए लेट आउट की गई है, तो वो भी इलिसिट ट्रैफिक कहा जाता है फॉर दिस पर्पज़। नेक्स्ट गिव सम एग्जांपल्स ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। तो इसमें है कैनाबिस, कोका, ओपियम, पॉपी स्ट्रॉ, ये उसके साथ ही ओपियम के डेरिवेटिव्स और कोका के डेरिवेटिव्स। These are certain examples of narcotic drugs. साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस जो है उसमें आता है एम्फेटामाइन आता है, उसके जो अलग डेरिवेटिव्स है जैसे कि मिथएम्फेटामाइन वो भी आता है,
बाद में मेक्लोक्वेलोन, वैसे ही मिथाक्वेलोन भी होता है। दूसरा जो है पेंटाजोसिन, दैट इज़ कंसिडर्ड ना साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस। बाद में जो बारबिचुरेट कैटेगरी के सभी ड्रग्स हैं, तो एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है फिनोबार्बिटोन। आप दूसरे एग्जांपल्स भी इसमें कंसिडर कर सकते हो, जैसे कि पेंटाबार्बिटोन, डायजेपाम, क्लोनाजेपाम, these are benzodiazepine category drugs. So all drugs from benzodiazepine category along with diazepam, clonazepam. The other drugs are the midazolam, that also you can consider as psychotropic substance. पावर्स क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट की रिलेटेड टू प्रोहिबिशन, रेगुलेशन, कंट्रोल ऑफ एनडीपीएस एक्ट? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पावर्स है उसमें कल्टीवेशन एंड गैदरिंग ऑफ कोका प्लांट, कल्टीवेशन ऑफ ओपियम पॉपी, बाद में प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ओपियम का एंड पॉपी स्ट्रॉ का, वैसे ही प्रोडक्शन करने के बाद जो सेल होता है ओपियम और ओपियम डेरिवेटिव्स का, बाद में जो मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स की डेफिनेशन हमने देखी उसका मैन्युफैक्चर भी सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। उसी के साथ जो दूसरे रोल्स है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ पावर्स और रोल इन द प्रिवेंशन एंड कॉम्बैटिंग एब्यूज ऑफ द एनडीपीएस सब्सटेंसेस as well as in controlling illicit traffic. Central government is responsible for coordination of various officers and state government and other authorities for enforcement of this act. Similarly, central government का ये भी काम है कि जो फॉरेन कंट्रीज़ की अथॉरिटीज़ होती है या कंसर्न इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनको असिस्ट करना प्रिवेंशन और सप्रेशन में इलिसिट ट्रैफिक ना हो इसके लिए। उसके साथ ही जो एडिक्टेड पर्सन्स होंगे उनका आइडेंटिफिकेशन करना, ट्रीटमेंट करना, उनको एजुकेट करना, उनकी केयर करना, उनका रिहेबिलिटेशन करना और फिर से एक सोशल नेटवर्क, सोशल री इंटरेक्शन उनका करना, दैट इज़ ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सच अदर नेसेसरी एक्शन जैसे जो भी लगता है तो वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकता है। स्टेट गवर्नमेंट की रोल क्या है या पावर्स क्या है रिगार्डिंग दिस एक्ट? तो इसमें कल्टीवेशन ऑफ कोका प्लांट, गैदरिंग एनी पोर्शन ऑफ कोका प्लांट, कल्टीवेशन ऑफ ओपियम पॉपी एंड एनी पोर्शन ऑफ कैनाबिस, बाद में पोजेशन, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, सेल, परचेज, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन, इंपोर्ट इंटरस्टेट, एक्सपोर्ट इंटरस्टेट ऑफ एनी नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस। Similarly, state government has powers to declare a place as warehouse for poppy straw. State government can define the limits of license for cannabis. State government can fix the price for the cultivation of cannabis. Similarly, state government can impose other conditions of license and permit related to this production. एनडीपीएस कंसल्टेटिव कमेटी जो होती है इस एक्ट के तहत फॉर्म की जाती है। तो ये कमेटी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है, इसके जो मेंबर्स होते हैं वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करता है। तो इसमें होता है एक चेयरमैन और 20 मेंबर्स होते हैं इसकी। तो ये कमेटी जब बन जाती है दैट हैज़ इट्स ओन पावर्स, ओके। सो they can form subcommittees and they can work as per their convenience. ये जो कमेटी होती है ये दूसरे जो लोग होंगे, जैसे कि उनको अगर स्टैटिस्टिशियन की हेल्प लगती है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जैसे फिजिशियन की हेल्प लगती है, या दूसरे कोई भी पर्सन एक्सपर्ट्स की उनको अगर हेल्प लगती है जैसे कि लॉयर्स हो, सोशल वर्कर हो, तो उसको भी वो सब कमेटी में अपॉइंट कर सकते हैं। ये कमेटी जो होती है यहाँ पे जो भी वैकेंसीज होंगी, अलाउंसेस होते हैं जो चेयरमैन और मेंबर को दिए जाते हैं, उसके रिलेटेड जो रूल्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है। तो इसका काम क्या होता है? जब भी
नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट के रिलेटेड जो भी इश्यूज होंगे, प्रोविजंस होंगे, उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा ऑल ओवर इंडिया, तो इसके रिलेटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनसे कंसल्टेशन करता है, इनकी रिकमेंडेशन लेके इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे जो प्रोसीजर होती है एंट्री, सर्च, सीजर और अरेस्ट होती है जो एनडीपीएस एक्ट के अंडर। तो उसके लिए प्रोसीजर क्या होती है? यूजुअल प्रोसीजर जो बाकी क्राइम्स में फॉलो की जाती है उसी तरीके से इसमें अगर सर्च करना है, सीजर करना है किसी प्रीमाइसेस का, तो वारंट इशू कराना पड़ता है। तो वो जो वारंट इशू कराने के पावर्स होते हैं तो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या फर्स्ट और सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट से वारंट इशू कराना पड़ता है। उसी के बाद आप सर्च कर सकते हैं किसी प्रीमाइसेस को या दूसरे जो आर्टिकल्स होते हैं ड्यूरिंग डे और नाइट। तो ये करता कौन है? तो गैजेटेड ऑफिसर्स जो होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के इन रिलेशन टू एक्साइज, नारकोटिक्स, कस्टम्स, पुलिस, रेवेन्यू, इंटेलिजेंस, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आर्मी, एंड अगर उनको लगता है तो वो दूसरे किसी भी डिपार्टमेंट से गैजेटेड ऑफिसर्स को ले सकते इस एक्ट के अंडर सर्च सीजर अगर करना है तो। इतना ही नहीं, वो अपॉइंट कर सकते हैं दूसरे लोग जो प्यून, सिपाही या कांस्टेबल की कैटेगरी से इन्फीरियर ना हो, उनको भी वो साथ में लेके सर्च सीजर कर सकते हैं। तो इसमें पावर्स क्या है ऑफिसर की? अरेस्ट करना पर्सन को, सर्च सीजर करना किसी भी प्रीमाइसेस का, पब्लिक प्लेस में जाकर भी ये सर्च कर सकते हैं। मटेरियल, अगर इलीगल मटेरियल फाइंड आउट होता है, नारकोटिक ड्रग या साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस, तो उसको सीज करना। अगर कोई कन्वेंस जैसे व्हीकल्स में ड्रग्स लेकर जा रहे हैं तो उसको स्टॉप करके वो सर्च कर सकते हैं और सीज भी कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्ररी नहीं है तो वो जो भी आर्टिकल्स होंगे उसको एक आर्टिकल का ओनर जो होगा उसको एक नोटिस दिया जाएगा कि उनके परमिशन के बिना इसको सेल ना करें। ऐसे भी वो कर सकते हैं। एंड दैट इज़ ऑल बेस्ड ऑन द सर्टन नॉलेज और इंफॉर्मेशन विच में बी इन द रिटन फॉर्म, ओके, और ओरल फॉर्म। तो जो वारंट इशू होता है तो विदाउट वारंट दे कैन परफॉर्म दिस एक्टिविटीज़ बिटवीन सनराइज एंड सनसेट, and if they want to perform the search seizure during night, that is between sunset and sunrise, in that case warrant is necessary। लेकिन एक्सेप्शन इसको ये है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है जो एक्ट है उसके प्रोविजंस का, बहुत ज़्यादा मात्रा में अलग अलग जो नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस का सेल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है समझो, तो उस केस में वो विदाउट वारंट भी ड्यूरिंग नाइट ऑल्सो कैन मेक सर्च एंड सीजर। लेकिन इसके साथ ही एक और रूल है कि फीमेल अगर है वहाँ पे तो फीमेल का सर्च सिर्फ फीमेल ही कर सकती है। जिस पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो उसको नियरेस्ट गैजेटेड ऑफिसर या मैजिस्ट्रेट के पास लेकर जाते हैं और उसका सर्च सीजर सर्च किया जाता है। अगर मैजिस्ट्रेट को या ऑफिसर को लगता है कि ये जो भी पर्सन अरेस्टेड है वो दोषी नहीं है तो उसको डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। अरेस्टेड पर्सन अगर दोषी पाया जाता है, उसके साथ कुछ मटेरियल होता है या सीज्ड जो आर्टिकल्स होंगे तो उसको जल्दी से जल्दी मैजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड करना होता है या उनके ऑर्डर्स लेना होता है। अदरवाइज़ इसको जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होता है तो वहाँ पे उसको सबमिट करना होता है जो अरेस्टेड पर्सन हो और जो सीज्ड आर्टिकल्स नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस हो, उस पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को वो सबमिट करते हैं। तो मैजिस्ट्रेट उसके जो भी केस फाइल होगा उसकी सुनवाई करेगा
और जो प्रॉपर्टी होगी उसको अटैच करने का, या जो इलीगल क्रॉप्स अगर है तो उसको डिस्ट्रक्ट करने के ऑर्डर्स इशू कर सकता है। एंड दिस ऑर्डर्स आर मैंडेटरी टू बी फॉलोड फॉर ऑल। कोई भी ऑफिसर हो, पंच हो, सरपंच हो गांव का, या कल्टीवेटर हो, तो उसको वो ऑर्डर्स फॉलो करने होते हैं। सो दैट इज सर्च एंड सीजर प्रोसीजर विच इज़ गिवन अंडर नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट। तो इसमें अगर कुछ ऑफेंसेस होते हैं तो पेनल्टीज पनिशमेंट क्या है, तो इसमें है कॉन्ट्रावेंशंस ऑफ प्रोविजंस ऑफ एक्ट रिलेटेड टू पॉपी स्ट्रॉ, ओपियम पॉपी, कोका प्लांट, कोका लीव्स, प्रिपेयर्ड ओपियम, मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस। बाद में अगर इलीगल इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो रहा है, एक्सटर्नल डीलिंग हो रहा है नार्कोटिक ड्रग साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस का, या इस काम के लिए किसी प्रीमाइसेस या व्हीकल का यूज़ हो रहा है, या ओपियम के रिलेटेड लाइसेंस कल्टीवेटर से कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस किए जा रहे हैं, उसको कहते हैं एम्ब्लेजमेंट। तो इसमें जो रिगरस इम्प्रिजनमेंट हो सकता है 10 से 20 साल का, और फाइन जो हो सकता है 1 से 2 लाख या उससे ज़्यादा का भी फाइन किया जा सकता है। दूसरा है कॉन्ट्राडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कैनाबिस प्लांट एंड कैनाबिस रिलेटेड टू गांजा, तो उसमें 5 साल की सज़ा और 50,000 तक का फाइन हो सकता है। अगर इसका जो अकाउंट होगा या रिटर्न्स जो भी होंगे उसको लॉफुली सबमिट कराना पड़ता है। रिकॉर्ड कीपिंग में फॉल्स अकाउंट या फॉल्स स्टेटमेंट आपने किए हैं, या जो लाइसेंस या परमिट ऑथराइजेशन आपको दिया गया है वो अगर आप प्रोड्यूस करने में फेल्योर होता है, अगर कोई ऑथराइज पर्सन आपको पूछता है, विलफुल डेलिब्रेट आप कुछ एक्ट के अपोजिट कॉन्ट्राडिक्टरी करते हो, ब्रीच ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ एक्ट, और द कंडीशंस ऑफ लाइसेंस जो भी आपको दिए गए, तो इन दैट केस आपको रिगरस इम्प्रिजनमेंट 5 साल की और फाइन या दोनों भी हो सकता है। इलीगल पोजेशन आप कर रहे हैं फॉर पर्सनल कंजम्पशन और कंजम्पशन ऑफ कोकेन, मॉर्फिन, डायसिटिल मॉर्फिन, एनी अदर नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस दैट आर गिवन अंडर एक्ट, इन दैट केस 1 साल की सज़ा और फाइन, ये दोनों भी आपको हो सकता है। इलीगल पोजेशन पर्सनल कंजम्पशन के लिए या कंजम्पशन ऑफ सब्सटेंसेस विच आर नॉट मेंशन्ड इन द पॉइंट नंबर 4, इन दैट केस 6 महीने की सज़ा और फाइन हो सकता है। अबेटमेंट और अटेम्प्ट ऑफ अबोव अगर आप कर रहे हो तो उसमें पनिशमेंट और पनिशमेंट जो भी होगी उस एक्ट के तहत होगी। इसमें डेथ पेनाल्टी भी मेंशन्ड है। अगर कोई भी आप पोजेशन कर रहे हो, सेल कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंटरस्टेट या इंटरनेशनल, इन दैट केस आपको डेथ पेनल्टी भी दी जा सकती है। तो उसके रिलेटेड जो क्वांटिटीज़ है यहाँ पे मेंशन है। अगर ओपियम 10 किलो से ज़्यादा, मॉर्फिन, हीरोइन, कोडीन, थेबेन, ये जो 1 किलो से ज़्यादा, कोकेन 500 ग्राम से ज़्यादा, हशीश जो होगा 20 किलो से ज़्यादा, या किसी भी जो मेंशन्ड सब्सटेंसेस है 1 to 7, तो सभी का मिक्सचर अगर आप करके सेल कर रहे हो तो रिलेवेंट क्वांटिटीज़ कंसिडर करके, बाद में LSD दैट इज़ लाइसर्जिक एसिड, टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल अगर इसका क्वांटिटी 500 ग्राम से ज़्यादा है, मिथएम्फेटामाइन, मिथाक्वेलोन, एम्फेटामाइन या उसके साल्ट प्रिपरेशन जो भी होंगे, तो 1.5 किलो से ज़्यादा आप परचेस कर रहे हो, सेल कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो, या उसका कोई डीलिंग कर रहे हो, या आप प्रीमाइसेस आपका ऑफर कर रहे हो इस काम के लिए, इन दैट केस डेथ पेनल्टी भी आपको दी जा सकती है। ओके, या दूसरा जो पॉइंट है उसमें अगर फाइनेंस कर रहे हो इस एक्टिविटीज़ के लिए आप, तो भी आपको डेथ पेनल्टी की सज़ा हो सकती है। सो दैट सो डेंजरस आर द
penalties or and punishment that are given in the NDPS Act. So that is all about the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act. आपको ये सेशन अगर अच्छा लगता है लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू वेरी मच. हैप्पी लर्निंग.